हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ईशा जैन और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल कनेक्शन। जैसे कि हम अब तक अपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं कि जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र हमें क्यों चाहिए, अगर हमें उस न्यायपालिका की जो न्यायाधीश है अगर हमें उन्हें उनके पद से हटाना है तो किस तरह हटा सकते हैं, किस आधार पर हटा सकते हैं। साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय के क्या क्या क्षेत्राधिकार है, किस किस तरीके से उनके क्षेत्राधिकार में सीमाएं उनकी लगाई गई है संविधान के द्वारा। अब हम देखेंगे कि जनहित याचिका क्या है। जनहित याचिका से मतलब है जनता के हितों की बात जहाँ पे की जाए, जहाँ पे जनता के मुद्दों को देखा जाए। अब जनहित याचिका से अर्थ है कि जैसे कि जहाँ पे एक ही व्यक्ति के, जहाँ पे खुद के न्याय की बात नहीं कही गई है, वहाँ पे दूसरों के मुद्दे भी वहाँ पे जा सके, मतलब दूसरा व्यक्ति भी उनके मुद्दों को ले जा सके जिससे जन कल्याण हो, उसको ही हम जनहित याचिका कहते हैं। अब इसके पॉइंट्स देख लेते हैं, इसमें क्या क्या पॉइंट्स कहे गए हैं। पहले पॉइंट कहता है कि कानून के सामान्य प्रक्रिया में कोई व्यक्ति तभी अदालत जा सकता है जब उसको कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो। अब कोई अदालत जाएगा तो उसका खुद का कोई नुकसान हुआ होगा तभी जाएगा, वैसे टहलने तो जाएगा नहीं कि चलो देख के आते हैं अदालत में क्या क्या होता है। तो आपका कुछ नुकसान हुआ होगा, कुछ ना कुछ आपके जो आपके विरोध में कुछ किया गया होगा या फिर आपके खिलाफ कुछ जाके किया होगा, वो भी गलत किया हो तो ही जाओगे आप न्यायालय। तो इसमें क्या है कि आप न्यायालय तभी जाते हैं, ठीक है। अब जो है जनहित याचिका है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? इसकी शुरुआत हुई है 1979 में, इसकी शुरुआत की गई है। जहाँ पर क्या हुआ था कि 1979 में ऐसे मुद्दों को भी उठाया गया कि जहाँ पर जो व्यक्ति, मान लीजिए से कि दो व्यक्ति के बीच में लड़ाई हुई है, तो अगर एक व्यक्ति जो है किसी बात से न्यायालय जाने में डर रहा है या उसको किसी बात का डर है, जैसे होता है ना कि कोई कोर्ट के चक्कर नहीं काटना चाहता कोई आज के टाइम में, कि सोचते हैं कि बेइज्जती हो जाएगी या इतना नुकसान हो जाएगा, हम न्यायालय जाएं अपना काम देखें। तो क्या न्यायालय जाओगे तो फिर इसमें किसी ना किसी को डर रहता है, एक ना एक को, कि हम न्यायालय जाएंगे तो बहुत वो हो जाएगा। तो फिर इसमें क्या है कि दूसरा व्यक्ति उसके मुद्दों को न्यायालय तक पहुँचाए, उसकी अदालत तक पहुँचाए, उसे हम क्या कहते हैं, जनहित याचिका। इसकी शुरुआत 1979 से हुई थी। जैसे कि मतलब कि 1979 से जैसे वहाँ पे क्या हुआ था, कैदियों के अधिकारों की बात होने लगी। अब जब ये क्या हो गया कि जैसे कोई दूसरा व्यक्ति भी याचिका कर सकता है, जनहित याचिका कर सकता है न्यायालय में, अगर जिसके जो नहीं जाना चाह रहा है उसको डर लग रहा है तो दूसरा व्यक्ति जा सकता है। तो इसमें क्या, इसमें कैदियों के अधिकारों की बात की गई, तो कि उनके अधिकार, जैसे कि जैसे होता है ना कि जो कैदी जैसे जेल में रहते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो उनके अधिकारों की बात की जाए कि उनको किस तरह से रखा जाएगा। तो इसमें ये देखा गया कि न्यायालय में एक ऐसे मुकदमों की सुनवाई करने का फैसला लिया कि उसमें भी अब क्या गया, कैदियों के अधिकार की बात की गई, तो उनके भी न्यायालय की सुनवाई होगी, उसमें भी सुनवाई होगी उनकी। तो इसमें उनके जैसे एक तरह से अब न्यायालयों के पास वैसे ही इतना काम होता है और इतने मुकदमे आते रहते हैं उनके पास, तो इसमें क्या हुआ, अब कैदियों की बात आने लग गई, तो उसमें एकदम से बाढ़ सी आ गई कि न्यायालय के ऊपर काम का एकदम बोझ आ गया कि उनको इस तरह से जनहित याचिका में, अब क्योंकि सब अपनी जनहित याचिका में अपने कामों के लिए, जैसे कि कोई किसी का शोषण हो रहा है या कोई गरीब है जो अपने साधन ना होने की वजह से वो न्यायालय नहीं जा पा रहा, तो दूसरा व्यक्ति उसके लिए जनहित याचिका लगा रहा है, अपनी गुहार लगा रहा है। तो इसमें क्या है, न्यायालय पे बहुत काम आ गया, जिसमें जैसे पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि उनकी ओर से दूसरों ने दाखिल किया था। अब जैसे कोई गरीब व्यक्ति है वह न्यायालय नहीं जा पा रहा, तो इसमें क्या है, दूसरों ने उनके लिए जनहित याचिका दायर की। इन मामले में जनहित से संबंधित एक मुद्दे पर विचार हो रहा था, इसलिए इसे और इस जैसे अनेक मुकदमों को जनहित याचिका का नाम दिया गया, जिसमें और भी मुद्दों पर विचार हो, जैसे गरीबों के बेहतर जीवन के लिए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए, अच्छा जीवन, बेहतर अच्छी शिक्षा मिल सके, ऐसे मुकदमों को क्या हुआ कि जनहित याचिका में डाला गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि न्यायिक सक्रियता क्या है, किस तरीके से वो आई, उसमें क्या क्या है वो हम देखेंगे। अब देखिए कि हम देखते हैं न्यायिक सक्रियता। अब ये जो न्यायिक सक्रियता है ये भी क्या है, जनहित याचिका से ही जुड़ी हुई है। अब किस तरह से, जैसे कि 1979 में जनहित याचिका में वृद्धि हुई, मुकदमे बहुत आने लग गए, मुद्दे बहुत न्यायालय में आने लग गए, क्योंकि अब जो है जिसका मुकदमा है, जिसका मुद्दा है वो तो कर ही सकता है, अगर वो ना कर सके तो दूसरा व्यक्ति भी उसकी तरफ से जनहित याचिका दायर कर सकता है। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे मुद्दे आने लगे, तो न्यायालय में बोझ बढ़ गया, काम में वृद्धि हो गई। तो क्या है कि न्यायपालिका में अखबार में छपी खबरों और डाक से प्राप्त शिकायतों को आधार बनाकर उन पर विचार करना शुरू कर दिया।
अब देखिए, अब हर व्यक्ति जो है न्यायालय तो जा नहीं सकता बार बार हर बात के लिए, तो उसमें क्या है, क्या किस तरह से आधार बना दिया गया, अखबार और डाक के जरिए आप अपनी जो समस्या वो रख सकते हैं। तो वो क्या है, न्यायालय में उसमें विचार किया जाएगा, उसमें देखा जाएगा। तो क्या है, उन्होंने ये आधार बना लिया। इस तरह से न्यायपालिका की ये भूमिका न्यायिक सक्रियता के रूप में लोकप्रिय हुई। तो इसी तरीके से न्यायिक सक्रियता में वृद्धि हो गई, इसमें लोकप्रिय हो गया, प्रसिद्ध हो गई इसकी ये चीज़ कि जो है किस तरह से अखबार और डाक की वजह से, कि इन दोनों की वजह से जैसे आधार बनाया, इसमें न्यायालय ने फिर विचार करा, देखा, तो इस तरह से वो प्रसिद्ध होता चला गया। इसका तात्पर्य ऐसी प्रवृत्ति से है जिसमें देश की न्यायपालिका सामाजिक और प्रशासनिक गतिविधियों को नियमित करने में शासन के अन्य अंग से बढ़ चढ़कर भूमिका निभाने लगती है। तो इसमें क्या हुआ कि जब इतने मुद्दे आएंगे तो अब न्यायपालिका तो देखेगी, तो अब क्या है, इसमें विधायिका और कार्यपालिका भी इसमें अपना काम देखेंगी, और ये तीनों क्या बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। न्यायपालिका तो करेगी काम उनसे ज़्यादा, लेकिन अब वो जो विधायिका जो कार्यपालिका है वो भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। वो भी देखेंगे कि किस तरह से मुद्दे हैं, मुकदमे हैं, क्या क्या है, जिससे कि क्या हो, सामाजिक में मतलब एक तरह से व्यवस्था सही बनी रहे, खराब ना हो, प्रशासनिक गतिविधियां नियमित रूप से चलती रहे। तो इस तरह से ये क्या हुआ, हमारी न्यायिक सक्रियता प्रसिद्ध हो गई। अब हम देखते हैं जो ये न्यायिक सक्रियता का प्रभाव राजनीतिक व्यवस्था पर किस तरीके से पड़ा, कैसे पड़ा, इसमें क्या क्या हुआ, चलिए देखते हैं। अब देखते हैं कि न्यायिक सक्रियता का राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव है। उसके सकारात्मक प्रभाव देखते हैं कि सकारात्मक प्रभाव क्या है। न्यायिक व्यवस्था को लोकतंत्र बनाया। अब देखिए, जो व्यक्ति जैसे कि कोई जागरूक नहीं है, या फिर कोई गरीब है, या पिछड़े वर्ग का है, या फिर उसका कोई शोषण हो रहा है, तो उसके विरुद्ध अगर वो न्यायालय नहीं जा पा रहा है, तो उसके लिए क्या है, जनहित याचिका है, कोई दूसरा व्यक्ति जनहित याचिका दायर कर सकता है, न्यायालय में अपनी गुहार लगा सकता है। तो ये क्या है, इसमें उसकी लोकतंत्र को बनाया गया। कार्यपालिका पर उत्तरदायी बनने पर बाध्य हुई। अब इसमें क्या है, कार्यपालिका भी उत्तरदायी रही है कि वो किस तरह से कानून को देख रही है, कानून को बना रही है। तो उसमें क्या, कार्यपालिका भी उत्तरदायित्व रहेगी। चुनाव प्रणाली को भी ज़्यादा मुक्त और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया गया। अब जो चुनाव होंगे वो किस तरीके से देखे जाएंगे, वो लोकतांत्रिक रूप से हो, किसी के साथ पक्ष या विपक्ष ना हो, मतलब बिल्कुल निष्पक्ष हो, किसी का मतलब सहारा लेकर नहीं, आप किसी भी तरह से अपनी मर्जी से उसको चुनाव को दे सकते हैं वोट। तो बिल्कुल कैसा किया गया, मुक्त और निष्पक्ष किए गए हैं। न्यायालय ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपनी संपत्ति, आय और शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में शपथ पत्र देने का निर्देश किया गया। अब जो न्यायालय में जो व्यक्ति चुनाव के लिए जो जाएगा, जो कैंडिडेट होगा, उसको अपनी संपत्ति के बारे में बताना होगा, उसके लिए प्रमाण पत्र देना होगा, आय बतानी होगी, और शैक्षणिक योग्यता मतलब क्या क्या शिक्षा उनने प्राप्त कर रखी है, कैसे कैसे ले रखी है, तो उसको शपथ पत्र देना होगा। इस तरह से ये हमारे सकारात्मक प्रभाव पड़े। अब हम देखते हैं इसके क्या क्या नकारात्मक प्रभाव है। देखिए, जैसे कि सच है तो झूठ है, प्रश्न है तो उत्तर है, वैसे ही सकारात्मक प्रभाव है तो नकारात्मक प्रभाव तो होंगे ही। अब नकारात्मक प्रभाव देखिए क्या है, न्यायालय में कार्य बोझ से बढ़ोतरी। अब इसमें क्या हुआ कि जो न्यायालय में क्या है, काम बढ़ गए। अब जैसे कैदियों के मुद्दे और भी जैसे जो लोग हैं उन सब के मुद्दे न्यायपालिका में से आने लग गए, तो उन जनहित याचिका द्वारा, तो उनमें क्या है कि काम इतने बढ़ गए, इतना बोझ आ गया उनमें, तो काम के उनकी बढ़ोतरी हो गई, जैसे बोझ आ गया उससे। न्यायिक सक्रियता की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच में अंतर धुंधला हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि जब न्यायपालिका है, कुछ काम कार्यपालिका और विधायिका के भी देखने लग गई हो, तो इसमें क्या है, इन तीनों के बीच में क्या हो गया, अंतर बन गया, थोड़ा अंतर क्या हो गया, धुंधला पड़ गया। न्यायालय उन समस्याओं में उलझ गया जिसे कार्यपालिका को हल करना चाहिए। अब जो कार्यपालिका जो समस्या हल करती है, जैसे कि भ्रष्टाचार को देखना, या फिर पर्यावरण को संभालना, या पर्यावरण के विरुद्ध कोई कुछ काम तो नहीं कर रहा, या फिर कोई इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, या फिर वायु और ध्वनि प्रदूषण को दूर करना, ऐसे काम किसके, कार्यपालिका के। अब इसमें न्यायपालिका भी अपने देखने लग गया, तो इसमें क्या है, वो उलझ गया कि वो अपने वाले काम देखे, कार्यपालिका के देखे, क्या क्या देखे, तो वो इस समय क्या हो गया, उलझ गया। तो इसमें क्या है कि लोकतांत्रिक शासन का आधार ये होता है कि सरकार का अंग एक दूसरे की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का सम्मान करे, कि एक दूसरे के क्या क्या अधिकार हैं, एक दूसरे के क्या क्या क्षेत्राधिकार किए गए हैं, किस किस तरीके से तीनों अंग पर सीमा लगाई गई है कि कौन किस तरह का काम देखेगा। तो उसमें क्या एक दूसरे का सम्मान करे, ये ना हो कि एक दूसरे के में जबरदस्ती घुसे। न्यायिक सक्रियता से इस सिद्धांत को आघात पहुंचा है कि अब जब वो जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका, विधायिका को भी देखने लग गया, तो इसमें क्या है, उसमें न्यायिक सक्रियता का आघात पहुंचा है, उसमें कुछ हद तक उसमें थोड़ा नुकसान हुआ है। आई थिंक कि आपको ये पॉइंट सारे समझ में आ गए होंगे, अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तब तक के लिए बने रहिए, स्टे कनेक्टेड।